तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चों देखो, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हुए कहानी शुरू होती है थेवेनिन से। टॉर्क निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो डेवलप्ड पावर बाय रोटर स्पीड या दूसरा एयर गैप पावर बाय सिंक्रोनस स्पीड, है ना, ये दो तरीके देखे थे। अब बेटा अगर आपको टॉर्क निकालना है तो एयर गैप पावर कौन सी पावर होती है, जो R2 डैश बाय एस के अक्रॉस होती है। इसके अक्रॉस जो पावर आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज द एयर गैप पावर। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि ये जो हमने R2 डैश बाय एस लिखा और X2 डैश बाय एस X2 डैश लिखा है, ये रोटर के पैरामीटर्स को स्टेटर साइड पे रेफर कर लिया गया है। कहां रेफर कर लिया गया है बेटा, स्टेटर साइड पे। तो अगर मैं इसके अक्रॉस, अगर बेटा मैं इसके अक्रॉस थेवेनिन निकालना चाहूं, इसके अक्रॉस बेटा अगर मैं थेवेनिन निकालना चाहूं तो क्या करना है मुझे, देखो यहां पे V थेवेनिन मिलेगा और यहीं से Z थेवेनिन मिलेगा। तो मैं कहता हूं, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिख के बता रहा हूं, V थेवेनिन होता है V1 XM X1 प्लस XM, ठीक है। फिर R थेवेनिन होता है R1 XM X1 प्लस XM। फिर बेटा X थेवेनिन होता है X1 XM बाय X1 प्लस XM, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखो यार कॉमन है, डिनोमिनेटर आपका कॉमन है X1 प्लस XM, बाकी आपका न्यूमरेटर बदलता जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी वोल्टेज निकालनी है तो V1 XM, रेजिस्टेंस निकालना है R1 XM, रिएक्टेंस निकालनी है X1 XM। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं बेटा थेवेनिन इक्विवेलेंट की। एक बार थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाता है तो सर्किट कुछ ऐसा आ जाता है, VTH RTH XTH X2 डैश R2 डैश और R2 डैश बाय S, R2 डैश 1 बाय S माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, बेटा एक चीज देखो, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, अगर आप इनको जोड़ दोगे ना तो यही तो कहानी बन जाएगी भाई। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि R2 डैश बाय एस में जो पावर आती है एयर गैप पावर आती है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था एयर गैप पावर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द रोटर कॉपर लॉस एंड अदर इज द मैकेनिकली डेवलप्ड पावर। मैंने बताया था एयर गैप पावर बेटा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। तो यहां पे ऐसा ही है, ये जो R2 डैश वाली पावर होगी, दिस इज बेसिकली योर रोटर कॉपर लॉस। ये क्या है बेटा, रोटर कॉपर लॉस। और ये जो बचे हुए रेजिस्टेंस में पावर है ये है मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, समझ गए। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं I2 की बात करूं भाई तो I2 हो जाएगा VTH, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, चलो RTH प्लस R2 डैश बाय S का स्क्वायर। अब आपको अगर भैया टॉर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, समझाओ मुझे, जल्दी से बताओ। सर टॉर्क निकालने के लिए एक काम करते हैं ना, एयर गैप पावर निकाल लेते हैं, और एयर गैप पावर को जब हम डिवाइड करेंगे सिंक्रोनस स्पीड से तो वी विल गेट द टॉर्क। बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई, एयर गैप पावर निकाल लेते हैं। अब अगर करंट आ ही गया है तो एयर गैप पावर क्या होगी भाई, 3I2 स्क्वायर। 3 मत भूल जाना भैया, 3 फेज चल रहा है, R2 डैश बाय S। और टॉर्क क्या होगा, PG बाय ओमेगा S। तो भैया टॉर्क कितना आता है, 3VTH स्क्वायर R2 डैश बाय S ओमेगा S।
आर टी एच प्लस आर टू डैश बाय एस का स्क्वायर एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो ये होता है बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे टॉर्क वर्सेस स्लिप का रिलेशन आता है और इसे कहते हैं डेवलप टॉर्क। यानी ये टॉर्क मोटर प्रोड्यूस करती है जब एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो सिंपल फंडा है बच्चों। अब कई बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि सर आपने यहां पे कोर लॉस क्यों नहीं लिया? तो बेटा दैट इज द एजम्पशन दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन दैट द कोर लॉस इज इग्नोर्ड। तो बच्चों जहां कहीं कोर लॉस आ जाए तो आप लास्ट लेक्चर वाली अप्रोच से जाना जहां हमने पावर निकाली थी और पावर से टॉर्क निकाला था। और अगर कोर लॉस ना गिवन हो तब आप ये टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दिस विल गिव यू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर। तो इसके अंदर एक एजम्पशन है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे बच्चों आपके लिए, दैट स्टेटर कोर लॉस इज इग्नोर्ड, है ना। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि स्टेटर का कोर लॉस यहां पे इग्नोर्ड चल रहा है। अब यार इसके बाद देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो आ गया, तो अगर ग्राफ बनाते हो ना टॉर्क वर्सेस स्पीड का, तो ये ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ जितने लोगों ने मशीन पहले कवर किया है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इस ग्राफ से। तो आप लोग मुझे बताओ ये ग्राफ देखा है आप सभी लोगों ने पहले? जल्दी से बताओ यार चैट या कमेंट के अंदर, क्या आप सब लोगों ने बच्चों ये ग्राफ देखा है? have you seen this graph or are you seeing this graph for the first time? अब इस ग्राफ में देखो जहां ये स्पीड 0 है तो ये वाला पॉइंट बेटा होता है स्टार्टिंग टॉर्क, TEST का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क। जहां ये पीक आ रही है दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। अब ये जो मैक्सिमम से लेके ये NS स्पीड तक का रीजन है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रीजन। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रीजन। जो ये वाला रीजन है यार, मैं इसको किसी और कलर में शेड कर देता हूं। देखो ये वाला रीजन, ये आपका बेटा ऑपरेटिंग रीजन होता है, समझ गए? दिस इज योर ऑपरेटिंग रीजन। अब इसके बाद ये जो आगे का रीजन होता है NS से 2NS, ये होता है जनरेटिंग रीजन। और 0 से पीछे अगर स्पीड है दैट इज योर ब्रेकिंग रीजन। अब बच्चों देखो क्या होता है कि आप जानते हो स्लिप मैंने बताया था, स्लिप मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, NS माइनस NR बाय NS। मैंने आपको बताया था ना स्लिप के बारे में, क्या बताया था कि बच्चों स्लिप में जो न्यूमरेटर होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर एंड द स्लिप इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द सिंक्रोनस स्पीड। तो दैट इज व्हाट वी सॉ यस्टरडे। तो बच्चों यहां पे जब n 0 है ना तो यहां स्लिप 1 होती है, जहां स्पीड NS है वहां स्लिप 0 होती है, यहां पे स्लिप ग्रेटर देन 1 हो जाती है और यहां पे स्लिप लेस देन 0 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जनरेटिंग रीजन में स्लिप लेस देन 0 होती है, ब्रेकिंग रीजन में स्लिप ग्रेटर देन 1 होती है। अब इन स्लिप्स का मतलब क्या है? देखो स्लिप 0 से 1, यहां पे स्लिप क्या है? 0 से 1। तो बेटा मोटरिंग रीजन के अंदर ये जो पूरा है ना इसको मोटरिंग मोड कहते हैं, यानी जहां इंडक्शन मशीन एक मोटर की तरह काम करती है दैट इज मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में स्लिप 0 से 1 होने का क्या मतलब होता है? दैट NS एंड NR आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, यानी रोटर घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। रोटर घूमता है भैया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। स्लिप लेस देन 0 का मतलब होता है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से तेज घूमता है। स्लिप ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है रोटर एंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ब्रेकिंग रीजन में क्या होता है? आपका रोटर और मैग्नेटिक फील्ड उल्टी दिशा में घूमते हैं। जनरेटर में आप प्राइम मूवर की मदद से रोटर को NS से ज्यादा स्पीड पे घुमाते हैं। प्राइम मूवर की मदद से आप जनरेटर को NS से ज्यादा स्पीड पे घुमाते हो, दैट इज योर जनरेटिंग रीजन। ठीक है, चलो अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करते हैं।
अप्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है सर, यहां पे बेटा ये जो स्टेटर की इंपीडेंस है इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं बेटा, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर स्टेटर इंपीडेंस। अगर बच्चों आपने ऐसा किया तो देखो VTH क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x1 तो चला गया तो xm से xm कट गया तो ये V1 हो गया, RTH और बेटा XTH हो जाते हैं 0, क्योंकि एक में R1 था न्यूमरेटर में, एक में X1 था, तो ये तो 0 हो गए। अब यहां से बच्चों जब आप टॉर्क निकालोगे अब, तो टॉर्क का फॉर्मूला ना काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और मैं आपको बताऊं ज्यादातर गेट के अंदर यही फॉर्मूला चलता भी है, ज्यादातर बेटा गेट के अंदर यही फॉर्मूला चलता है आपका, कभी भी एग्जैक्ट फॉर्मूला विथ थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है ना यार इतना याद करके कहां से आओगे, और इतना टाइम ना तुम्हारे पास है इतना लंबा फॉर्मूला लगाने के लिए, ना उनके पास है ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखो बड़ा हो गया ना, शॉर्ट एंड स्वीट सा फॉर्मूला हो गया, ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ जाता है। और मैंने पता है जब गेट की तैयारी की थी ना, तो मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद किया था, मुझे एक्चुअल में थेवेनिन वाला पता भी नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता था, और लकीली क्या है कि गेट के अंदर इससे आगे पूछते नहीं, तो भाई मेरा तो काम हो गया ना, मैंने जितना तैयार किया उसी में से अगर सवाल आता तो मेरे लिए तो बेस्ट है, ठीक है। गेट रैंकर, सर आप मुझे क्या गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से अभी रैंक लाई जा सकती है? बेटा क्रैश कोर्स फॉलो करो, नवंबर में तैयारी शुरू करके, वो भी नवंबर एंड में, तो इससे ज्यादा क्या कर पाओगे, आपके पास 2 महीने हैं, क्रैश कोर्स फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो प्रैक्टिस के तौर पे, बस पिछले 10 साल के सवाल लगा लो और क्रैश कोर्स फॉलो कर लो, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास टॉर्क आ गया। अब इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब जब वो क्वेश्चन में बोले भैया कि इग्नोर स्टेटर इंपीडेंस, तब आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करेंगे टॉर्क के तौर पे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और याद रखना कि भैया R2 डैश क्या है, रोटर की इंपीडेंस है जो कि स्टेटर पे रेफर्ड है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना इफेक्टिव टर्न्स, तो इफेक्टिव टर्न्स की मदद से रेफर करते हैं, और अगर ये ना दिया हो तो 1:1 मान लेना, वैसे अगर दे रखा हो तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स का यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अब आती है बात लो स्लिप और हाई स्लिप, ठीक है, लो स्लिप और हाई स्लिप की। देखो तो पहले मैं बोलता हूं अंडर रनिंग कंडीशन, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं। अंडर रनिंग कंडीशन, भाई जब मोटर आपकी घूम रही है तब उसकी स्पीड ns के करीब होगी। देखो ns तो कभी नहीं जा सकती, बट ns के करीब जरूर जा सकती है। जैसे कि मान लो 1000 आरपीएम का ns है तो 980 आरपीएम, 990 आरपीएम इतना चली जाएगी, 1000 आरपीएम नहीं जाएगी। अब यार अगर ऐसा हो गया तो स्लिप इज अप्रोक्सीमेटली 0, जिससे कि क्या होगा ना, जिससे कि हमारा R2 डैश बाय S इज मच ग्रेटर देन X2 डैश। भाई अगर इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना बेटा तो टॉर्क क्या होगा, 3/ωs V1 स्क्वायर R2 डैश बाय S। अब डिनोमिनेटर में देखो मेरे भाई 2 टर्म्स थी, R2 डैश बाय S और X2। अब R2 डैश बाय S बड़ा हो गया तो X2 को इग्नोर कर दो। नहीं मेरे बंधु ओपन सर्किट मत करना, वैसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो ये आ गया, तो ये दिख रहा है आपको कि ये टॉर्क जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अब बेटा इसे ना लीनियर रीजन के नाम से भी जाना जाता है, इसे लीनियर रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको समझाता हूं, इसके अंदर एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि ये कौन से रीजन में होता है। देखो ये भी समझ लेना,
लीनियर रीजन ना मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। Here I have some space available। लीनियर रीजन क्या कह रहा है मेरे भाई कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो देखो ये अब ये चलता कहां तक है सर, ये लीनियर रीजन कहां तक एप्लीकेबल है? तो यार देखो ये स्लिप 0 से लेके SMT तक चलता है, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये आपको कैसे दिखेगा? ये वाला रीजन देखो, ये जो मैंने शेड किया था ना मेरे भाई, यही लीनियर रीजन है, यही लीनियर रीजन है। यहां पे लीनियर दिख नहीं रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्लिप नहीं है बल्कि क्या है, स्पीड है। एक्स एक्सिस पे क्या है, स्पीड है, इसीलिए लीनियर दिखता नहीं है। ये वाला रीजन लीनियर आपको बेटा दिखता नहीं है, बट ये एक्चुअल में लीनियर होता है। तो देखो ये जो टॉर्क वर्सेस स्पीड में ना ये वाला रीजन है, ये वाले रीजन की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज द लीनियर रीजन। अगर बेटा आप इस ग्राफ को पलट दो ना, यानी अगर सर स्पीड वर्सेस टॉर्क ले लें, स्पीड वर्सेस टॉर्क ले लोगे ना, तो ये ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा। अब दिख रहा है लीनियर है, अब ये दिख रहा है लीनियर रीजन है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसे कहते हैं कि ये शंट मोटर जैसा होता है, कि इसका जो ग्राफ है ना वो डीसी शंट मोटर जैसा दिखता है। और इसीलिए इंडक्शन मोटर और डीसी शंट मोटर इतना पॉपुलर हैं क्योंकि उनकी स्पीड का डिक्रीमेंट बेटा बहुत छोटा होता है, स्पीड का रिडक्शन बहुत छोटा होता है नो लोड से फुल लोड, जिसको आप स्पीड रेगुलेशन भी कहते हो, कि स्पीड में कितना फ्लक्चुएशन आया व्हेन वी गो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पीड रेगुलेशन। तो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ऐसे ही यार यहां पे अगर हम बात करें हाई स्लिप की, हाई स्लिप जैसे ऐसे मान लो स्टार्टिंग पे अगर मान लो स्टार्टिंग पे स्पीड क्या होती है 0, स्लिप क्या होती है 1। तो हाई स्लिप का मतलब है स्लिप 1 के करीब है, स्लिप क्या है भाई 1 के करीब है। तो बेटा इस केस में आपका ना R2 डैश बाय S इज मच लेस देन X2 डैश। तो इस बेसिस पे आपका टॉर्क क्या होगा, ये होगा। अब यहां पे एक चीज देखो यार, टॉर्क पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है, दूसरी बात ये देखना टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू R2 डैश आ रहा है। अब याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा के टॉर्क बढ़ सकता है। तो भैया हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क तो इसमें आएगा ना हाई स्लिप वाले में, स्टार्टिंग टॉर्क विल कम इन दिस हाई स्लिप रीजन एंड यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉर्क बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। समझ गए? तो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ सकता है, सिंपल सा फंडा है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला जो रिलेशन हमने डिराइव किया है ना, ये जो रिलेशन डिराइव किया अभी आप सोच भी नहीं सकते हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। जब जब मोटर घूम रही होगी टॉर्क के अंदर ये रिलेशन लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना ये रिलेशन कहां से कहां तक लगता है, सिर्फ 0 से लेके मैक्सिमम टॉर्क तक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया अगर सबको समझ आया। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क की बात आती है यार, मैक्सिमम टॉर्क कब आता है हमारा, जैसा हमने ग्राफ में देखा कि भाई यहां पे ये मैक्सिमम टॉर्क है। अब यही टॉर्क बेटा मुझको निकालना भी है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं आप लोगों से कि जो डेवलप टॉर्क होता है भाई वो होता है एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस।
अब ये ओमेगा एस तो मेरे भाई एक कांस्टेंट है ना, ये तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4 पाई एफ बाई पी। मैंने बताया था ना 2 बाई पी इंटू 2 पाई एफ कर लिया करो, या 120 एफ बाई पी इंटू 2 पाई बाई 60 कर लो, जैसी इच्छा हो। तो बेटा ये है आपका सिंक्रोनस स्पीड। हाँ नेतराम गुजर, क्योंकि नीचे देखो रेजिस्टेंस का स्क्वायर था ना बेटा, एक में रेजिस्टेंस का स्क्वायर कंसीडर किया, एक में इग्नोर किया, इसीलिए अपोजिट आ रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा मेरी बात पे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम टॉर्क अगर निकालना है और पावर के नीचे का टर्म कांस्टेंट है, तो जब पावर मैक्सिमम होगी तभी टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो हम कह देते हैं T developed is maximum when PG is maximum। अच्छा अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा, मैंने मैक्सिमम टॉर्क के ना कुछ नाम दे रखे हैं, ब्रेक डाउन टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, स्टॉलिंग टॉर्क। भाई अब ये स्टॉलिंग टॉर्क क्या है भाई? स्टॉलिंग टॉर्क बेटा एक ऐसा टॉर्क जो कि मोटर पे आप अप्लाई अगर कर दो तो मोटर चलना बंद हो जाएगी, मोटर बेटा चलना बंद हो जाएगी। तो स्टॉलिंग टॉर्क के अंदर क्या होता है, स्टॉलिंग टॉर्क के अंदर क्या होता है कि हम मोटर की मैक्सिमम से ज्यादा टॉर्क अगर उसके शाफ्ट पे अप्लाई कर दें, उसके शाफ्ट पे बेटा अप्लाई कर दें, देन इट वुड स्टॉप टू रोटेट। इसीलिए मैक्सिमम टॉर्क को स्टॉलिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होता राशिद, एक्चुअल में मोटर रुक जाती है। यानी देखो अगर मोटर ये कह रही है भैया मैं 100 न्यूटन मीटर से ज्यादा दूंगी नहीं, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और लोड कह रहा है भैया मुझे चाहिए 150 ही, तो मोटर बंद हो जाएगी, नहीं देती क्या कर लोगे? अब ऐसा हिसाब हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम टॉर्क को कहते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क या फिर पुल आउट टॉर्क या फिर स्टॉलिंग टॉर्क। समझ गए? अब बेटा पीजी मैक्सिमम, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो R2/S वाला रेजिस्टेंस होता है इसकी पावर को कहते हैं पीजी, कहते हैं ना इसकी पावर को पीजी। तो अब अगर मैं आपसे कह दूं बेटा मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए R2/S में, तो इसको हम क्या कह देंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब एक रेजिस्टेंस में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस। तो बेटा हम कहेंगे R2-SMT इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या लोगे? मैग्नीट्यूड क्या लोगे भैया? RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट। यही तो फंडा है भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस कर दो, रेजिस्टेंस की पावर मैक्सिमाइज हो जाया करती है। तो बेटा यहां से आपके पास SMT आ गया। तो ना आप ये मत सोचना सर अब क्या ये फॉर्मूला याद करना है, नहीं मेरे भाई, ऐसा गुनाह कभी मत करना। आप तो बस फंडा याद रखो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने से आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाता है। हम याद जो करेंगे ना, हम इसका अप्रोक्सीमेशन याद करेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं इफ, और देखो अगर स्लिप आपके पास आ गई है ना मेरे भाई, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भूले भटके आ भी जाए, सब्स्टिट्यूट इन टॉर्क एक्सप्रेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन टॉर्क एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क। ठीक है भाई, टू फाइंड टॉर्क। लेकिन अब बात कर लेते हैं यार अप्रोक्सीमेट की। अगर बेटा स्टेटर का इंपीडेंस, अगर आप स्टेटर का इंपीडेंस इग्नोर कर दो, अगर आप स्टेटर का इंपीडेंस इग्नोर कर दो, तो देखो यार आपका RTH 0 हो जाएगा, XTH 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से SMT कितना आ जाएगा? R2-X2, या फिर R2/X2 भी तो लिख ही सकते हो भाई, दोनों में टर्न्स रेशियो का स्क्वायर है, कट जाएगा। सिंपल सी बात सोचो, R2- और X2- बने तो टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से ही थे, तो इनके रेशियो में तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया R2/X2, R2/X2, ये आ गया SMT। ठीक है,
अब एक बार बेटा मेरे पास SMT आ गया तो मैं यहां से ना मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल सकता हूं। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टेटर इंपेडेंस इग्नोर्ड वाला, ये होता है 3/ωs V1 स्क्वायर बाय 2x2 डैश। ठीक है, यानी अगर आप एक बात पे ध्यान दो, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस से भैया इंडिपेंडेंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये वाला और एक मेरे भाई ये वाला। और एक फंडा आपको बेसिक सा याद रखना है कि अगर हमें टॉर्क मैक्सिमाइज करना है तो हम एयर गैप पावर को मैक्सिमाइज कर लें। और एयर गैप पावर कौन सी पावर होती है? विच इज अपीयरिंग अक्रॉस द रेजिस्टर R2 डैश बाय S। उस पावर को मैक्सिमाइज करके यू कैन मैक्सिमाइज द टॉर्क। अब देखो टॉर्क के वेरिएशन पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं? रेजिस्टेंस। अब यार देखो रेजिस्टेंस जब आप बढ़ाते जा रहे हो, यहां पे ना आप रेजिस्टेंस लगातार बढ़ा रहे हो, यानी R2 ट्रिपल डैश इज ग्रेटर देन R2 डबल डैश। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस लगातार मेरे भाई बढ़ाते जा रहे हो। अगर बच्चों आप रेजिस्टेंस लगातार बढ़ाते जाओगे तब क्या होगा? देखो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है आपका, ये दिख रहा है, ये स्टार्टिंग टॉर्क बेटा आपका बढ़ रहा है। और एक रेजिस्टेंस आपका ऐसा हो गया जहां स्टार्टिंग टॉर्क आपका मैक्सिमम हो गया, जहां स्टार्टिंग टॉर्क बेटा आपका मैक्सिमम हो गया। और कल हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, याद करो, कल किया था शायद, आज मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था, आई रिमेंबर। हाँ, आज मैंने क्वेश्चन कराया था इस पे, जब मैंने मिक्स क्वेश्चन की क्लास ली थी, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क बढ़ गया, सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, बट मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट। ये आपको दिख रहा है, मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट। लेकिन बेटा एक चीज और देखो कि SMT इज प्रोपोर्शनल टू R2। इसका मतलब एज R2 इंक्रीजेस, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीजेस। और बेटा स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड फॉर मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेस। तो स्पीड तो कम होगी ना, स्पीड तो कम होगी। हाँ मेरे भाई निखिल, बिल्कुल ऐसा स्लिप रिंग में हो सकता है, क्योंकि स्क्विरल केज के अंदर तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बात सिर्फ किसकी हो सकती है? हाँ, स्लिप रिंग की। अब अगला देखो यार, लीकेज रिएक्टेंस अगर बढ़ाते हैं, अगर बेटा लीकेज रिएक्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी गिर रहा है और मैक्सिमम भी गिर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्यों गिर रहा है? देखो मैक्सिमम में नीचे x2 डैश आ रहा है, और स्टार्टिंग टॉर्क के अंदर भी ध्यान देना, देखो नीचे x2 डैश आ रहा था। तो जब जब बेटा आप x2 डैश बढ़ाओगे, स्टार्टिंग और मैक्सिमम सारे टॉर्क गिरेंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग x2 सिंपल है, टॉर्क रिड्यूसेस। अच्छा देखो इसको ना एक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, कंसेप्चुअल। फैजल स्टेबिलिटी बेटा अलग से बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अभी स्टेबिलिटी पे बात नहीं करते, यहां सिंक्रोनस वाली स्टेबिलिटी नहीं चलती है ना, यहां का स्टेबिलिटी का फंडा ही अलग है। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं यार, x2 क्या है? लीकेज रिएक्टेंस है। तो ये क्या बताती है मेरे भाई? ये क्या बताती है कि लीकेज कितना हो रहा है, यानी कितना फ्लक्स ऐसा है जो स्टेटर से रोटर नहीं पहुंचा, बीच में हवा में से होकर निकल गया। कितना फ्लक्स ऐसा है विच डज नॉट रीच फ्रॉम वन वाइंडिंग टू द अदर। अब एक खुद चीज सोच के देखो यार, अगर लीकेज ज्यादा होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगी स्टेटर से रोटर। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचती है स्टेटर से रोटर, तो वैसे भी टॉर्क कम बनेगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड कम है तो भैया फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो टॉर्क भी आपका कम बनेगा। समझ गए? दो मैग्नेट्स के बीच की अगर मैग्नेटिक फील्ड ही कम कर दोगे तो ऑब्वियसली टॉर्क तो कम बनेगा। ठीक है, वही काम हो रहा है। अब इसके अलावा देखो यार, अगर वोल्टेज बढ़ाते हो या वोल्टेज गिराते हो, ऐसे ले लो, तो टॉर्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर भाई। और SMT विच इज R2 बाय X2, ये तो इंडिपेंडेंट है ना वोल्टेज से। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क आ तो सेम ही जगह रहा है, लेकिन सारे टॉर्क कम हो जा रहे हैं भाई, सारे टॉर्क कम हो जा रहे हैं।
और यहां पे ना एक चीज और देखना, x2 बढ़ाने से बेटा SMT भी तो कम होता है, SMT कम होता है तो स्पीड जिस पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो बढ़ेगी। NS1 - S होती है ना, स्लिप अगर कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी, इसीलिए मैक्सिमम टॉर्क वाला पॉइंट देखो आगे जाता जा रहा है। समझ आ रही है बात? मैक्सिमम टॉर्क वाला पॉइंट यहां आगे जाता जा रहा है, क्योंकि जब आपने x2 बढ़ाया तो स्लिप कम तो मैक्सिमम स्पीड ज्यादा, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन यहां पे आपका वोल्टेज से SMT इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहां मैक्सिमम टॉर्क बेटा आपको सब जगह सेम पॉइंट पे ही मिलता है। और देखो स्टेटर का करंट अगर देखें, स्टेटर का करंट कितना होता है यार, सिंपल सी बात है, अगर आपने रोटर का इंपीडेंस इग्नोर कर रखा है तो स्टेटर का करंट होता है मेरे भाई R2 डैश बाय x का स्क्वायर s का स्क्वायर प्लस x2 डैश का स्क्वायर। यहां पे स्लिप 0 है, यहां पे स्लिप 1 है, तो बेटा देखो जैसे ही स्लिप 0 होगी डिनोमिनेटर इंफिनिटी करंट क्या हो गया 0, तो इसीलिए NS पे आपका करंट क्या आता है 0। अर्पण सर ये सब कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है क्या? मेरे भाई देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे भाई इसमें समझने में कितना मुश्किल है, सोच करके देखो। अगर आपको इंडक्शन मशीन के टॉर्क का ग्राफ मालूम है, अब मैं कहूं मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, भाई बताओ क्या इंपैक्ट होगा? आप कहोगे सर टॉर्क में वोल्टेज का स्क्वायर आता है, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, खत्म। यही तो एनालिसिस कर रहे हैं भाई, यही तो एनालिसिस कर रहे हैं। देखो तीन चीजों पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, तीन चीजों पे बात कर रहे हैं, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क, एक मैक्सिमम टॉर्क और एक SMT। अगर आप किसी भी पैरामीटर का इफेक्ट इन तीन चीजों पे निकाल दोगे मेरे भाई, तो ऑब्वियसली आप ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंट, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि क्या होगा, तो एनालिसिस आपको आना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करने आपसे कोई नहीं बोलेगा। बट वैसे सोचो तो क्रिएटिव क्वेश्चन बना तो 1 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन बना दूंगा, इसमें 1 नंबर से ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन है बताओ? रटना थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई बोर्ड पे जितना कुछ दिखा रहा हूं वो रटना है। अगर सब कुछ रटना होता तो मैं इतना एक्सप्लेन क्यों करता? मैं कहता लो भाई वोल्टेज बढ़ने से ये हो रहा है, याद कर लेना, समझ रहे हो? मैं कहता वोल्टेज बढ़ाने से ऐसा ग्राफ आ जाता, चलो आगे। लेकिन मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर इस तरह का एनालिसिस बेटा आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप कहीं भी नहीं फंसोगे ना, क्यों घबराते हो? चलो अब स्टार्टिंग टॉर्क क्या है? जबकि मोटर स्टार्ट होती है, जो टॉर्क बनता है मोटर के अंदर, दैट इज द स्टार्टिंग टॉर्क। तो भैया यहां पे स्लिप 1 ली जाती है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाया करता है 3/ω/s V1 स्क्वायर R2 डैश। और यार देखो कंफ्यूज मत होना, मैं कई जगह अपर केस कई जगह लोअर केस यूज करता हूं, दैट इज अ हैबिट। मुझे लोअर केस पसंद है लेकिन बुक्स के अंदर अपर केस आ रहा है, तो ये आ गया मेरे भाई, ये होता है स्टार्टिंग टॉर्क। अब अप्रोक्सीमेशन करने के लिए बहुत बार ना अप्रोक्सीमेशन करने के लिए ये बात याद रखना, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यार हमेशा लीकेज रिएक्टेंस से कम होता है। तो कई बार हम ऐसा भी लिख देते हैं मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? समझ तो आ रहा है ना भाई सब लोगों को? जल्दी से बता दो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर होता जा रहा है? अगेन बता रहा हूं बेटा, अगर बेसिक एकदम गायब है तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लो मशीन का। ऐसा कोई कोर्स आपको कभी यूट्यूब पे मिल जाए इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो कोई प्रोवाइड कर नहीं सकता, और अगर जो लोग कर भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं इंडिया में अकेला टीचर हूं जो मशीन पढ़ाना जानता हूं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो हिम्मत करेंगे नहीं प्रोवाइड करने की। तो जो कर सकता है वो करेगा नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर नहीं सकते। तो बेटा इसीलिए आपको यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा कोर्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है? हमें तो देखो, मैं आपको बार बार बताता हूं, हमें अपनी टीचिंग पे भरोसा है कि जो बच्चा जेन्युइनली तैयारी करना चाहता है वो समझ जाएगा कि क्या क्वालिटी है और वो हमसे जुड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता ना, उन्हें लगता है यार कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा हमसे क्यों जुड़ेगा, तो वैसे लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है?
तो देखो यार, हमारे तो दो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, हमारे तो दो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है। हमारे लिए यूट्यूब वाला बच्चा भी जरूरी है और हमारे लिए प्लस वाला बच्चा भी जरूरी है। अब जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल प्लस पे आए, और जो नहीं कर सकता वो इस चैनल का लाल वाला बटन दबाए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। फीस नहीं भर सकते तो शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर और लाइक तो कर सकते हो। ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, गांव गांव का बच्चा कर सकता है। तो यहां कोई फीस नहीं लगती, ये फ्री एकेडमी है, समझ रहे हो? दिस इज योर फ्री एकेडमी। तो फ्री एकेडमी तभी चलता है जब आप लाइक और शेयर करते हो, और प्लस या अन अकेडमी में जब बच्चे फीस भरते हैं तो उन बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो जैसा आपके लिए सुविधा हो बेटा वैसा फॉलो करो। और मैं ये मानता हूं, देखो मेरा एक ना बच्चों के अंदर ट्रस्ट है, मैं आपको बताऊं, ठीक है? बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बट मेरा बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट है कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो ऑब्वियसली अपनी प्रिपरेशन को तेज करने के लिए और बेहतर करने के लिए प्लस पे आएगा। तो YouTube पे बेटा वही बच्चा रुकेगा जो कि मजबूर है, जो आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता है। तो वो बच्चे के लिए YouTube है हमारा। अगर कोई बच्चा आ सकता है, आना भी चाहता है, तो फिर तो बेटा कोई गधा ही होगा जो नहीं आएगा प्लस पे, समझ रहे हो? कोई गधा ही होगा, क्योंकि प्लस पे जब इतना कुछ मिल ही रहा है, जब प्लस पे इतना कुछ मिल रहा है, क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ साथ गाइडेंस मिल रही है, साथ साथ नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, ठीक है? आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, हर संडे बेटा आपका टेस्ट भी हो रहा है, डाउट्स भी सारे सॉल्व किए जा रहे हैं। तो कोई बेवकूफ थोड़ी है कि वो आ सकता है फिर भी वो इन सब चीजों को ना यूज करे, ठीक है? बट जो बच्चा नहीं आ सकता उसके लिए हम यहां पे हाजिर हैं, तो रैंक दोनों ही बच्चे लेके आएंगे इस बार। मेरे प्लस वाले बच्चे भी लेके आएंगे और मेरे टेस्ला और सक्षम बैच के बच्चे भी लेके आएंगे। दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव, है ना? मैं आंख बंद करके कह सकता हूं इस बार दोनों तरह के बच्चे रैंक लेकर के आने वाले हैं और इस बार गेट में आग लगाने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग सबके लिए ओपन है बेटा, सब बच्चा एक समान है, किसी के साथ कोई ऐसा खास भेदभाव नहीं है। ये तो नहीं कहूंगा कि डिफरेंस नहीं है प्लस और यूट्यूब में, यार वो तो ऑब्वियस है, देखो, है ना? कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखो एक छोटी सी चीज समझना मेरे भाई, एक छोटी सी चीज, अगर कल को यार आप कहीं जॉब करते हो या कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो वो कंपनी तभी बेटा सरवाइव करती है व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल, है ना? अब एक चीज देखो, हम लोग YouTube पे भी इतना कुछ इसलिए कर पा रहे हैं ना क्योंकि अनअकैडमी हमारे पीछे बैठा है। समझो बात को, अनअकैडमी इज बैकिंग अस एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग और वी आर एबल टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू यू गाइस। लेकिन यार अगर अनअकैडमी ही नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि इतने सारे टीचर्स आपको फ्रीली टीच कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। अपने घर से कहां से करेगा कोई? अब मेरे पीछे मेरी फैमिली है, बाकी टीचर्स के साथ उनकी फैमिली है, सबका देख के चलना होता है। बट जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी ले लेता है ना कि सर आप पढ़ाओ आराम से, आप पढ़ाओ, बिंदास पढ़ाओ, बाकी चीजों के लिए हम हैं, तो फिर आपका ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये कभी मत सोचना कि सर पेड वाले बच्चों को हमसे ज्यादा क्यों मिलता है। बेटा देना पड़ता है, देना पड़ेगा। दैट इज हाउ बिजनेसेस आर ग्रोन, दैट इज हाउ कंपनीज आर रन। एंड ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बेटा अगर अनअकैडमी ना होता तो शायद ये फ्री रेवोल्यूशन भी ना होता। तो यार अब एक सिंपल सी बात है, फ्री रेवोल्यूशन चलाना है तो कुछ ना कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, दैट यू मे नॉट लाइक बट इट हैज टू बी डन, है ना? आप लोग स्टूडेंट लोगों को, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि भाई ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बट यार मेरे भाई, जिन लोगों ने ना ये रेवोल्यूशन, देखो मैं तो इस रेवोल्यूशन से इस साल जुड़ा हूं, लेकिन ये रेवोल्यूशन बेटा आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से चला आ रहा है। तो जो लोग 6-7 साल से रेवोल्यूशन चला रहे हैं ना, उनका विजन भी है कि हमें कहां पहुंचना है, कहां लेके जाना है इस रेवोल्यूशन को। तो आई थिंक दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग देन मी, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग देन यू कि व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, समझ रहे हो? तो वो हमसे ज्यादा समझते होंगे यार, जब मुझसे ज्यादा समझते होंगे तो आपसे भी तो ज्यादा ही समझते होंगे ना वो लोग। तो इसीलिए हैव फेथ यार, लाइफ में ना एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। भरोसा बहुत जरूरी है यार, भरोसा बहुत जरूरी है। क्योंकि यार एक चीज देखो ना, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, मुझे एक दिन बताओ जहां आपका ट्रस्ट तोड़ा गया हो बेटा। फेस्टिवल आ गए, तबीयतें खराब हो गई, लेकिन आपके लेक्चर नहीं रुके, पूरा सीजन निकल गया बेटा मार्च से, अब दिसंबर आने वाला है, 9 महीने होने वाले हैं, ठीक है? तो
9 महीने में जैसे बेटा एक नई लाइफ पैदा होती है ना, एक नया बच्चा जन्म लेता है, ऐसे ही हमने आपका करियर खड़ा कर दिया है। समझ रहे हो, हमने आपका करियर, आपका नॉलेज, आपकी इंजीनियरिंग संभाल दी है इन दीज 9 मंथ्स। तो आपने हम पे ट्रस्ट किया, ऐसे ही हम अनअकैडमी पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई दे विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर फ्री इनिशिएटिव्स। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं यार, इतनी गारंटी दे रहा हूं, यू विल नॉट रिग्रेट इवन फॉर अ सिंगल डे। ठीक है, इवन फॉर अ सिंगल डे कमिंग ऑन टू प्लस, आप एक भी दिन रिग्रेट नहीं करोगे यार प्लस पे क्यों आ गया, क्योंकि आप इतना एंजॉय करोगे, उस लेवल का कंटेंट देखोगे, उस लेवल की नॉलेज लोगे, तो यू रियली रियली गोइंग टू लव इट। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मजे में आ जाओगे। लेकिन जो मेरे बच्चे मजबूर हैं कि आना चाहते हैं बट आ नहीं सकते, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ यूट्यूब पे भी खड़ी है। ठीक है, फैजल कह रहे हैं सर आईआईटी जेई के लिए स्टार्ट क्यों नहीं करते। फैजल मेरे भाई, आईआईटी जेई की अगर बात करें यार, तो आईआईटी जेई में इस टाइम पे हमारे पास है कोटा से न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोटा से वाइब्रेंट एकेडमी, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो चुके हैं अनअकैडमी से। हमारे पास मैथ्स में टीचर्स हैं जैसे मनोज चौहान सर, मतलब एक लेजेंड मैथ्स के। फिजिक्स में हमारे पास हैं डीसी पांडे सर, समझ रहे हो। केमिस्ट्री में भी हमारे पास बड़े बड़े ऑथर्स अवेलेबल हैं। मतलब इंडिया के ऐसे ऐसे टीचर अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं जो 25-25 साल से आईआईटी जेई का कोर्स कवर करा रहे हैं। और आप यूट्यूब चैनल देख लो भाई, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी JEE, इस पे जब आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा क्या होती है फिजिक्स, क्या होती है केमिस्ट्री, किस लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो बेटा अनअकैडमी आईआईटी में बाय फार बेस्ट है, बाय फार। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कोई जैसे टॉपर होता है, अब टॉपर मान लो 100 में से 98 नंबर लेके आया और सेकंड रैंकर लेके आ रहा है 80 नंबर 70 नंबर, उतने गैप से अनअकैडमी टॉप करता है आईआईटी के अंदर, उतने गैप से, समझ रहे हो। तो यानी कि सेकंड कोई है ही नहीं, सेकंड कोई आसपास भी नहीं टिकता, इतने मार्जिन से वो डिफीट कर जाता है। और यही हम कर देंगे बेटा गेट के अंदर अगले कुछ समय में, अगले साल तक यही डिफरेंस हम क्रिएट कर देंगे गेट के अंदर, दैट वी विल बी नंबर 1 एंड दैट टू बाय अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है, ऐसा हम करके दिखा देंगे। और जितना अनअकैडमी बेटा आगे बढ़ेगा उतना आपका ये फ्री रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। बट मेरे बच्चों, इस फ्री रेवोल्यूशन को बढ़ाने में अनअकैडमी से भी ज्यादा बड़ा हाथ होता है बच्चों का, क्योंकि जब बच्चे और बच्चों को इसके बारे में अवेयर कराते हैं और बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, तब हमारा ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ जाता है। क्योंकि यार देखो, जिंदगी भर 85 बच्चों को अगर पढ़ाता रहूंगा तो दैट इज अ फेलियर ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन तब सक्सेसफुल है, ठीक है, फ्री एजुकेशन तब सक्सेसफुल है मेरे भाई जब ये ग्रो करे, तब देश में आती है क्रांति, है ना, तब आती है देश के अंदर क्रांति। तो बेटा हमें क्या करना है ना, मैं आपको बताऊं, हमें इस कंट्री को ऊपर उठाना है। जितने लोग कहते हैं ना इस कंट्री में यूएस जैसी एजुकेशन नहीं है, यूके जैसी एजुकेशन नहीं है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, बेटा हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पढ़ेंगे, हम यहीं पढ़ाएंगे और यहां पे उससे बेहतर एजुकेशन, उससे बेहतर क्वालिटी लाके दिखाएंगे, वट एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन दोज कंट्रीज। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको आगे जाते जाते ऐसे ऐसे रेवोल्यूशन लाके दिखाऊंगा ना यहाँ पे कि आप लोग कहोगे सर यूएस जाने की क्या जरूरत है, इतना बढ़िया आपने यहाँ पे माहौल खड़ा कर दिया है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है यार, ये ऑब्जेक्टिव है। इवेंचुअली अनअकैडमी is going to take this education sector of India to a new height nobody has imagined। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोग क्या है यार, कभी भी जो लोग एजुकेशन की फील्ड में है वो ना टीचर के बारे में सोचते हैं ना वो बच्चों के बारे में सोचते हैं। आज के टाइम में यार अनअकैडमी ने टीचिंग प्रोफेशन एक इतना बढ़िया, ठीक है, इतना बढ़िया कर दिया है टीचिंग प्रोफेशन की, हर कोई चाहता है एक टीचर बनना। अब यार एक छोटी सी चीज सोचो, आज मैं क्लास ले रहा था, मेरे से एक बच्चा ये पूछा कि सर आपकी रैंक आई है, फिर आप टीचिंग क्यों कर रहे हो, मतलब आपने एमटेक क्यों नहीं किया, पीएसयू क्यों नहीं किया, वाई टीचिंग। तो बेटा मैंने एक ही चीज बोली कि अगर बेस्ट लोग इस कंट्री के टीचिंग में नहीं आएंगे तो बाकी जो हमारे से आगे वाली जनरेशन है, जो आप लोग हो, आप लोग कैसे बढ़िया सीखोगे। अगर हर टॉपर, हर रैंकर
हमेशा एक नौकरी करने लग जाएगा, गवर्नमेंट में चला जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा, तो उन बच्चों का क्या जिनका भविष्य हम सब स्टैंडर्ड टीचर्स के हाथ में छोड़ के चले गए। सोच के देखो यार, अगर मैं एक ऐसे टीचर के हाथ में आपका एजुकेशन छोड़ के चला जाऊं जो कि सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसे और कुछ मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। दो तरह के टीचर होते हैं, बाय चांस और बाय चॉइस। बाय चांस और बाय चॉइस। मैं हूं बाय चॉइस, बहुत सारे टीचर हैं बाय चांस। बाय चांस वालों के हाथ में छोड़ेंगे तो क्या होगा, जिस दिन उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली वो लोग निकल लेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स का, वो लोग का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बेटा, जब अगर हम एक छोटी सी चीज सोचो यार, आज के टाइम में स्कूल के टीचर की क्या सैलरी है, क्या वो चला सकता है घर? उसमें नहीं चला सकता मेरे भाई। सर्वाइवल टफ है, सर्वाइवल बहुत टफ है। तो जब ऐसे टीचर्स को हम एम्पावर करते हैं, तो जब हम टीचर्स को एम्पावर करते हैं तो बेटा स्टूडेंट्स को वो टीचर्स एम्पावर करते हैं, समझ रहे हो। दैट इज व्हाट अनअकैडमी इज, दैट इज व्हाट अनअकैडमी इज। समझ आ रही है मेरी बात? तो अनअकैडमी क्या कर रहा है, मेरे जैसे कई टीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, हजारों टीचर्स को सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप लोग देश को आगे बढ़ाओ, आपको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास जब एक ऐसी बैकिंग बन जाती है ना, देन वी डू रियली रियली अमेजिंग स्टफ, एंड दैट इज हाउ दिस फ्री रेवोल्यूशन इज ग्रोइंग, है ना। तो बेटा इस तरह का एक सपोर्ट हमें अनअकैडमी से मिलता है। तो आप लोग अनअकैडमी के बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हो, बहुत सारी चीजें सुनते हो। मैं जानता हूं कि बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, बट बेटा आप लोग जब जब आप ऐसा फील करो ना, एक बार इस चैनल पे आके देख लिया करो कि अनअकैडमी ने आपके लिए क्या किया है। सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे, क्योंकि बेटा वो कहते हैं ना, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो दुनिया उसे पीछे खींचने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है, जब जब कोई आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारी नेगेटिविटी किसी के अराउंड भी बिल्डअप हो जाती है। यार जब मैंने गेट एग्जाम दिया तो मेरे बारे में भी 10 बातें बोली गई, क्यों किया क्यों नहीं किया, ठीक है। जब मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया तो आई ऑल्सो गॉट थ्रेट्स। तो ये तो होगा यार, मतलब ऐसा तो होगा। जब कोई भीड़ से हटके खड़ा हो जाता है ना और पूरा पूरा गेम बदल देता है, तो बेटा ऐसी चीजें होने लगती है लाइफ में। अगर आप भी कभी बहुत ऊंचा पहुंचोगे ना, आपको अपने अराउंड 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ इस चीज के इंतजार में बैठे होंगे आप कब गिरोगे। लेकिन बेटा ना हम रुकेंगे ना हम गिरेंगे, हम इस चीज को और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग? जल्दी से बता दो यार मेरे भाई, क्या कंडीशन है। इतने में पानी पी रहा हूं, आप लोग बताओ जल्दी से यार। अरे वाह, अर्पण, निखिल, प्रसन्न, गायत्री, सबने आंसर सही दिया। गायत्री का सही नहीं है, गायत्री का सही नहीं है। सुप्रिया, आज लेक्चर का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा बेटा, आज संडे, आज सब मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है, अगर हम ये कहें भाई कि टी मैक्स इक्वल टू टी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पे स्लिप 1 होती है और मैक्सिमम पे R2/X2 होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना यार, यूजुअली वी कनेक्ट an external resistance, to obtain maximum torque at starting. ठीक है। ठीक है भाई, तो ऐसे आ जाता है। तो ये ना क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही कराया था, जैसा मैंने आपको बताया भी है कि मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ले रहा था, जिसमें कि मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा था, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उसमें एक क्वेश्चन आज मशीन का हमने ऐसा भी किया था, ठीक है।
नूब पूछ रहे हैं कि भाई अगर एक ही वॉट मीटर से काम चल जाता तो दो क्यों यूज करते हैं? मेरे भाई एक वॉट मीटर बैलेंस पे चल सकता है क्योंकि 3 गुना कर लेना, लेकिन बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए चल सकते हैं 2 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, 2 वॉट मीटर तब तक एप्लीकेबल है जब तक जीरो सीक्वेंस करंट ना फ्लो करे। चलो अब आते हैं डेवलप टॉर्क एज। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू चाहिए यार, T बाय टी मैक्स। तो ये हम जानना चाहते हैं। तो देखो अगर स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर्ड है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर बेटा आपका स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर्ड है, इन दैट केस ये आती है वैल्यू इस टाइप से। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। साकेत मेरे भाई मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कहां तक एनालॉग का कोर्स पहुंच गया है, टोटल 110 और 20 के बीच में लेक्चर हैं, उस हिसाब से काउंट कर लेना, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पावर वर्सेस स्लिप की बात करते हैं यार। देखो क्या होता है, इस रेजिस्टेंस में बेटा जो पावर आती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अगर उस पावर को प्लॉट किया जाए अगेंस्ट स्लिप, अगर बेटा उस पावर को प्लॉट करें अगेंस्ट स्लिप, दैट इज कॉल्ड एज द पावर वर्सेस स्लिप। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे मैक्सिमम डेवलप्ड पावर चाहिए, तब आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। लेकिन बेटा R2 डैश बाय S के अक्रॉस नहीं, आप अप्लाई करोगे R2 डैश 1 बाय S माइनस 1 के अक्रॉस, ठीक है। SMP कह दिया मैंने, स्लिप फॉर मैक्सिमम पावर। और आपको पता है भैया रेजिस्टेंस में अगर पावर मैक्सिमम करनी है तो इट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस, ठीक है। ये आ जाता है मेरे भाई, ये क्लियर हुआ? तो यहां से आपका आता है मैक्सिमम डेवलप्ड पावर, ठीक है। अब ये ग्राफ बनता है देखो पावर वर्सेस स्लिप का, कि जब स्पीड 0 होती है तो टॉर्क इनटू ओमेगा तब भी 0 आता है, और NS पे तो आपका टॉर्क भी 0 था ना, टॉर्क 0 था तब भी पावर 0 है, तो ये दोनों जगह 0 आती है। ये जो मैक्सिमम है ये स्लिप होती है SMP, ठीक है। इधर जनरेटिंग रीजन है, इधर ब्रेकिंग रीजन है। अगर आप जनरेटिंग और ब्रेकिंग देखो दोनों में पावर नेगेटिव है, यानी जनरेटिंग एज वेल एज ब्रेकिंग रीजन में मोटर पावर लेने की जगह ना बाहर देती है, मोटर पावर एब्जॉर्ब नहीं करती, मोटर डिलीवर्स पावर। और यार एक बेसिक सा फंडा याद रख लेना, R2 डैश 1 बाय S माइनस 1 में जो पावर होती है दैट इज एक्चुअली डेवलप्ड पावर, समझ गए? चलो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड नहीं निखिल, ऐसा नहीं है। अगर एयर गैप पावर मैक्सिमम हो भी गई और स्लिप भी मान लो बढ़ गई तो PG 1 माइनस S ज्यादा है, ऐसा कैसे कह सकते हो? PG 1 माइनस S में PG भी वेरिएबल है और S भी वेरिएबल है, तो किसी एक को आप मैक्सिमाइज करके पूरे फंक्शन को मैक्सिमम नहीं कह सकते। जैसे ऐसे सोचो x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। अब इसमें मैं कहूं जब x स्क्वायर ज्यादा होगा तो ये फंक्शन भी हाई होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि माइनस में एक और टर्म भी पड़ी हुई है, समझ रहे हो? तो ऐसा कभी मत कहना मेरे भाई, एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट तब मानते हैं जब बाकी की सारी टर्म्स कांस्टेंट होती हैं, समझ गए? जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है तो ऑब्वियसली अगर x स्क्वायर मैक्सिमम है तो ये फंक्शन भी मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो बस x स्क्वायर है ना। तो यही तो मैंने टॉर्क में किया था कि टॉर्क था PG बाय ओमेगा S, तो ओमेगा S तो कांस्टेंट था,
तो मैंने बोला अगर पीजी मैक्सिमम तो टॉर्क भी मैक्सिमम, लेकिन अब है पीजी इंटू 1 माइनस एस, तो पीजी के साथ साथ वो 1 माइनस एस का फैक्टर भी आ रहा है, तो डायरेक्टली से पीजी को मैक्सिमम करके नहीं कर पाओगे। अब देखो यार, ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इंडक्शन मोटर की। जैसे देखो टॉर्क है, 0 पावर पे टॉर्क 0 है, और पावर बढ़ती जाती है तो बेटा टॉर्क बढ़ता जाता है। फिर ये है पावर फैक्टर। नो लोड का पावर फैक्टर बहुत लो होता है, और लोड बढ़ने के साथ पावर फैक्टर बढ़ता है। ग्रीन वाला कर्व देखो, ग्रीन वाला लोड बढ़ने के साथ पावर फैक्टर बढ़ता है। ये ब्लू वाला देखो स्टेटर करंट, लोड बढ़ने के साथ बेटा स्टेटर करंट भी बढ़ता है। एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी में क्या होता है ना बेटा, ये एक पॉइंट तक बढ़ती है, यहां से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देन इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। ठीक है, एफिशिएंसी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम आती है, उसके बाद वो गिरने लगती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां होती है भाई? लास्ट लेक्चर में हमने एफिशिएंसी के बारे में भी बात की थी ना, जब फिक्स लॉस किसके बराबर हो जाते हैं? वेरिएबल लॉस के। ठीक है, तो एफिशिएंसी पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। ईटा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज। समझ गए? चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाओ बच्चों। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के जल्दी जल्दी बनाते चलेंगे। चंदन मेरे भाई, यहां आयरन इक्वल टू कॉपर मत करना बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। यहां फ्रिक्शन विंडेज लॉस भी है आपके पास, कॉपर में भी स्टेटर कॉपर लॉस भी है, रोटर कॉपर लॉस भी है, फिर स्टेटर कोर लॉस है। तो यहां पीआई इक्वल टू पीसीयू मत करना। ठीक है, देखो अर्पण भी यही लिख रहा है भाई, ट्रांसफॉर्मर थोड़ी पढ़ रहे हैं, इंडक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। जल्दी से बनाओ यार, जल्दी से बना दो ये वाला सवाल, मजा आ जाना चाहिए। कम ऑन एवरीवन। A wound rotor induction motor develops a maximum torque of 4 times the full load torque at a slip of 0.2. The rotor resistance is 0.04. Stator resistance and rotational losses are negligible. Calculate the slip at full load and the resistance to be added to obtain maximum torque at starting. राहुल पूछ रहे हैं कि सर करंट क्यों बढ़ता है? अब यार एक छोटी सी बात सोचो मेरे भाई, लोड अगर बढ़ेगा तो मशीन को पावर सप्लाई से ज्यादा ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा। अनुराग बेटा आज टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ दे दूंगा, और पावर सिस्टम वाले मैं आपके वहां पे भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो बुक में, और देखूंगा अगर हो पाया तो बेटा अगले हफ्ते मशीन खत्म हो जाएगा, मशीन का क्रैश कोर्स मैं पूरा अपलोड कर दूंगा आपका वीडियो बुक में। ठीक है, अगले हफ्ते ये एंड हो जाएगा, मे बी सैटरडे खत्म हो जाना चाहिए। राजेश कह रहे, रजनीश कह रहे हैं भाई बी, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग भी बताओ मेरे भाई, देखें एक बार, देखो ये मैंने अभी आपको बताया था ना यार, कोई भी टॉर्क हो उसका मैक्सिमम टॉर्क से रिलेशन ऐसे होता है। अब तो फुल लोड ले रहे हो ना, इसलिए मैक्सिमम और फुल लोड चलेगा। अगर और कोई स्लिप होती तो वो भी डल सकती थी, लेकिन ऐसा मत करना। एक बच्चे ने एक बार क्या किया था कि सर कोई भी दो टॉर्क में ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं, टॉर्क और मैक्सिमम में लगेगा ये। ठीक है ना, 8 इक्वल टू अब बताना यार जरा SFL कितना आ रहा है इस क्वाड्रेटिक से बेटा, SFL कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। ये आ रहा है 0.0254। चलो ठीक है, अब मेरे भाई हमसे क्या पूछा है,
कितना रेजिस्टेंस लगा के आपको मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे मिलेगा? ऐसा तो अभी हमने किया था ना, मैक्सिमम टॉर्क अगर स्टार्टिंग पे चाहिए तो ये कंडीशन बनेगी, तो 0.04 प्लस आर एक्सटर्नल बाय x2 कैसे निकलेगा? और पता है आज इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था, ये जो मैंने सेकंड पार्ट आपको कराया ना, तो ये आ जाएगा बी। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर सही निकाला, यानी तैयारी बढ़िया चल रही है भाई। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो जल्दी से। फॉर अ 3-phase इंडक्शन मोटर द रोटर ओमिक लॉस एट मैक्सिमम टॉर्क इज 16 times that at the full load torque. The slip at the full load torque is 0.03. Stator resistance and rotational losses are ignored. Calculate. चलो जल्दी से बताओ मेरे भाई। Come on everyone. थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा सवाल। कम ऑन एवरीवन। जल्दी से बनाओ, मैं आपको ना फिर इसको एक तरीके से थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा सवाल को, मजा आ जाएगा, मतलब आपको ऐसा करेंगे हम लोग। राशिद कह रहे हैं बी, चलो देखते हैं यार, बाकी लोग भी बताओ भाई मुझे क्या आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। और जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसे पूरी तरीके से वाइंड अप करने का, कि हमारा पूरा मशीन्स कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। तो इट विल बी काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड कि भाई 15 वीडियोस में हमने मशीन्स को वाइंड अप कर दिया विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं यार। देखो क्या होता है, आप ये जानते हो टॉर्क इज इक्वल टू एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। टी मैक्स बाय टी एफ एल, है ना, ऐसा ही होगा ना, ओमेगा एस तो कट जाएगा। लेकिन यार इसने क्वेश्चन में ना एयर गैप पावर ना देके ओमिक लॉस बताए हैं, यानी कॉपर लॉस। तो आप ऐसा कह सकते हो, एयर गैप पावर क्या होगी, कॉपर लॉस बाय स्लिप। क्योंकि आप जानते हो ना कॉपर लॉस क्या होते हैं, एसपीजी। तो मैंने कह दिया भैया एयर गैप पावर इज द कॉपर लॉस बाय स्लिप। अब ये तो 16 बताया है ना, इससे ना देखो यहां से एक रिलेशन बन गया टी एफ एल बाय टी मैक्स। अगर उल्टा ले लें तो एस एम टी बाय 16 एस एफ एल। अब इसके लिए तो एक रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना यार, समझ आई कहानी? देखो कितना इजीली हमने यहां से सिंप्लीफाई कर दिया। एस एम टी बाय 16 एस एफ एल, तो ये हो गया भाई 32।
देख रहे हो कितनी इजीली आ गया। SFL कितना है 0.03। अच्छा मुझे बताओ किसी बच्चे ने ऐसे किया था, ये जुगाड़ लगाया था, ऐसा ट्रिक लगाया था किसी ने भी? अगर लगाया था तो बताओ मेरे भाई। 0.167 समझे? 0.167 आ गया ये। अब अगला क्या है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो देखो पर यूनिट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क का मतलब है टी मैक्स बाय टी एफ एल। पर यूनिट का मतलब है रेटेड से डिवाइड करना। तो ये कितना है 16 इंटू एस एफ एल बाय एस एम टी। टू 2.873। ठीक है। अब भाई इसके अलावा क्या है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। अब ये कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकाल लो, टी स्टार्टिंग बाय टी मैक्स। स्टार्टिंग पे स्लिप क्या होती है यार, 1 होती है ना, तो एक तो 1 रखोगे और एक रखोगे एस एम टी। समझ गए? स्टार्टिंग वाले टॉर्क के लिए आप स्लिप क्या रखोगे, एक तो 1 और एक एस एम टी। 0.3249। अब पर यूनिट वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क बाय टी एफ एल। इसको ऐसे कर लो, स्टार्टिंग टॉर्क बाय टी मैक्स इंटू टी मैक्स बाय टी एफ एल। ठीक है। 0.3249 इंटू 2.873। 0.933। ठीक है भाई, समझ आया ये? तो आंसर क्या आ गया, सी। बिल्कुल सही आ रहा है, अर्पण एकदम सही आ रहा है मेरे भाई, सी ही आएगा, सी ही आएगा आंसर। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। ये क्वेश्चन समझ आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था, जहां हमने कॉपर लॉस की मदद से हम टॉर्क पे गए। A 3-phase induction motor at rated voltage and frequency has a starting torque of 150%, maximum torque of 200% of full load torque. Neglecting stator resistance and rotational loss, find the slip for maximum torque and the full load slip. चलो भाई जल्दी से बना दो मेरे भाई, come on everybody. वर्चुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलो मैं एक वर्चुअल कैलकुलेटर का वीडियो बनाऊंगा एज सून एज आई गेट टाइम, बिफोर गेट डेफिनेटली। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ चीजें सिखाऊंगा, है ना। चलो ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। अभी देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बताया, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछा है, और फिर फुल लोड स्लिप भी पूछा है। मुझे तो क्लियर समझ आ रहा है ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब देखते हैं बाकी लोग क्या करते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। चंदन ऑप्शन बताओ बेटा, ऐसे मत बताओ 0.45, ऑप्शन बताओ। अर्पण मैंने पहले भी बोला है बेटा, मेथड नहीं चाहिए। आप सॉल्यूशन दे सकते हो तो दो यार, मेथड क्यों बताते हो। सामी कह रहे हैं ए, देखते हैं यार, मुझे भी नहीं पता है आंसर, मैं भी निकालूंगा। अमन पावर सिस्टम मंडे से फ्राइडे चलता है 7 PM, ना कि संडे, मंडे से फ्राइडे। ठीक है, मशीन का एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना ये क्रैश कोर्स वाला, तो मैं मंडे से सैटरडे कर दूंगा।
देखो एक बार देखें, इसने बोला यार कि स्टार्टिंग टॉर्क तो अब यार देखो, अगर यहां से स्टार्टिंग बाय मैक्सिमम निकाल लें तो ये आता है 0.75। अब ये क्या होगा, ठीक है, 3/4 तो यहां से ना देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यार। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एसएमटी में। क्या आ रहा है बताओ, 0.452 आ रहा है। मान लूं आप लोगों की बात, चलो मान लेता हूं 0.452। अब बोल रहा है फुल लोड स्लिप और निकाल दो यार। जब Tmax और TFL का रिलेशन पता है तो आप यहां से ये कह सकते हो ना, TFL बाय Tmax इज हाफ। यहां SFL और SMT का यूज होगा। अब SMT कितना है, 0.452। देखो यहां से ना SFL में आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई यार, 0.452 1.808। ठीक है, बताना जरा यहां से SFL क्या आ रहा है, कितना आ रहा है SFL? SFL बताओ भाई, 0.121 आ रहा है, देख लें एक बार। हाँ 0.121 आ रहा है भाई, सही जवाब। तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया भाई, डी। समझ गए किस टाइप से होगा, अब समझ आ रहा है रेशियो ऑफ टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला करो, अगला करो भाई, जल्दी जल्दी बनाते चलो, तभी टॉर्क वाले टॉपिक पे पकड़ आएगी। इंडक्शन मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। इसमें बोला 4 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सोर्स। इट्स रोटर हैज अ स्टैंड स्टिल लीकेज इंपीडेंस। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर ये स्टैंड स्टिल वर्ड क्यों गिवन है। मेरे बच्चों इसका मतलब है जो इंपीडेंस गिवन है दैट इज एट स्लिप इक्वल टू 1, यानी R2/S नहीं है, R2 ही है, R2 ही है। समझ गए, क्योंकि रनिंग कंडीशन में तो रेजिस्टेंस बेटा R2/S हो जाएगा। तो दिस इज R2 एंड दिस इज X2। ठीक है, फॉर नेग्लिजिबल स्टेटर इंपीडेंस, नेग्लिजिबल स्टेटर इंपीडेंस एंड रोटेशनल लॉस, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क and resistance to obtain 0.8 times the maximum torque at starting। अर्पण देखो, जब कभी बेटा कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना तो रैदर देन की सीक्वेंस में जाओ, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगता है बन जाएगा तुरंत बनाओ, और अगर लग रहा है कि ये टाइम खाएगा भाई ये तो एकदम से नहीं बन पाएगा तो फिर बेटा आगे बढ़ जाओ और उस क्वेश्चन को स्किप कर जाओ। समझ रहे हो, फिर आगे बढ़ जाया करो। तो इस तरह से जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो पहले बना लो और बाद में वो बनाओ विच आर टाइम कंज्यूमिंग। जल्दी जल्दी बता दो यार, फिर अगले टॉपिक पे चलें हम लोग। जल्दी से बना दो ये वाला सवाल, फिर मैं आपको इंडक्शन मशीन की स्टेबिलिटी बताता हूं। ठीक है, कम ऑन एवरीवन।
जितेंद्र कह रहे हैं सी। चलो देखते हैं, देखें। देखो यार, मैक्सिमम टॉर्क का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, 3 बाय बताया था ना। जब तक टर्न्स रेशियो ना गिवन हो ना तो परेशान मत होना कि भाई कैसे रेफर करेंगे, आप रेफर्ड ही मान लेना, ठीक है, वरना x2 को रेफर करना पड़ता ना। अच्छा देखो, यहां V1 में ना आप फेज वोल्टेज डालोगे, ये बात पे ध्यान देना, ऐसी गलती मत करना कि लाइन वोल्टेज डाल दो मेरे भाई। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 400 स्क्वायर बटे 50 पाई बटे 4, 254.64। देखो ये तो डायरेक्ट आ गया, समझ रहे हो ना, फॉर्मूला बेस्ड है। अब पूछा है रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू ऑब्टेन 0.8 टाइम्स द मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, यानी T स्टार्टिंग बाय T मैक्स इज बेसिकली 0.8, ठीक है। अब यार T स्टार्टिंग बाय T मैक्स को कैसे लिखोगे? तो ना यहां से आपका यार SMT आ जाएगा। आप सोच रहे होगे सर SMT तो हम वैसे भी निकाल लेते R2 X2 से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे भाई देखो क्या होगा ना, जब आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है तो आपका SMT बदल गया होगा, तो आप अगर पुरानी वैल्यूज से निकाल भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होना उससे, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको ना दोबारा निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन टॉर्क के कंपैरिजन पे। तो यार देखो यहां पे R2 है 0.4, X2 है 2, तो यहां से बेटा R एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0.6, तो आंसर क्या आ गया सी आ गया ना। समझ आया ये वाला क्वेश्चन भी? अब देखो यार, अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, अपकमिंग बैचेस दिखेंगे। इसके अलावा आपको सारे बेटा टॉप एजुकेटर्स दिखेंगे, यहां पे सारे टॉप एजुकेटर्स देख सकते हो, जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हो। अपकमिंग कोर्सेज दिखेंगे, जो भी कोर्सेज आगे चालू होने वाले हैं, जैसे विशाल सर का EMT चालू होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी अभी कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, ये आपको जो कोर्सेज रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं वो भी दिख जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लो, काफी सॉर्टेड है, आप जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। दैट इज द फ्रीडम दैट अनअकैडमी ऑफर्स। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, मुझे फॉलो करो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब आते हैं भाई स्टेबिलिटी पे, अब हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी पे। अब देखो स्टेबिलिटी के अंदर हम क्या कहते हैं कि देखो दो टॉर्क होते हैं, किसी भी बेटा मोटर की डायनामिक इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ जाओगे। मोटर की डायनामिक इक्वेशन ये होती है TE माइनस TL। TE इज डेवलप्ड टॉर्क एंड यू नो TL इज द लोड टॉर्क। तो हम कहते हैं यार कि स्टेडी स्टेट में जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएं, जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएं, देन वी गेट द ऑपरेटिंग पॉइंट, देन वी गेट द ऑपरेटिंग पॉइंट। जैसे देखो यहां पे दो ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने दिखाए हैं, C और D। अब बात ये होती है सर ये बराबर पे आपने ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि बराबर पे ना बेटा ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, बराबर पे आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई मेरे भाई, एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई तो ये क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तो यही ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब बात है इसकी स्टेबिलिटी कैसे जज करोगे? तो हम ये कहते हैं यार कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसे उसकी ओरिजिनल
कंडीशन से डिस्टर्ब करें और वो वापस लौट के आ जाए। इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड, देन इट इज सेड टू बी स्टेबल। तो बेटा देखो यहां पे अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, मान लो आप यहां आ गए सी से, स्पीड बढ़ाने से आपने क्या देखा सर, टीई कम हो गया टीएल से। ठीक है, मान लो मैंने स्पीड बढ़ा दी और मैंने गौर किया कि टीई इज लेस देन टीएल, टी लेस देन टीएल है तो बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, तो स्पीड वुड डिक्रीज। ठीक है, स्पीड वुड डिक्रीज। तो सही हुआ ना, अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड अपने आप कम हो गई, ये सिस्टम स्टेबल है। आप स्टेबल कब हो बेटा, जब सुबह सुबह सोते हुए घर वाले पंखा बंद कर जाएं और फिर भी आप सोते रहो, यानी डिस्टरबेंस आने के बावजूद आप टस से मस नहीं हुए, देन यू आर स्टेबल। अब ऐसे ही डी पे देखो, डी पे मान लो आपने स्पीड बढ़ा दी, अब आपने देखा स्पीड बढ़ाने पे टीई बड़ा हो गया टीएल से। टीई अगर बड़ा हो गया टीएल से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, स्पीड और बढ़ेगी। तो आपने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड और बढ़ गई, वो वापस नहीं आया, तो दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखो सबसे पहला तरीका क्या हुआ, इंक्रीज स्पीड फ्रॉम ओरिजिनल ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, अगर यहां पे इफ टीई बिकम्स ग्रेटर देन टीएल, यानी स्पीड बढ़ेगी अब, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब लेकिन अगर मेरे भाई टी छोटा हो गया टीएल से तो स्पीड गिरेगी, सिस्टम स्टेबल है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्लोप से देखते हैं, डी टीई बाई डी एन। लेकिन ये मेथड कब लगता है, ये मेथड तब लगता है व्हेन गिवन कर्व इज टॉर्क वर्सेस स्पीड। क्या है, जो ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो टॉर्क वर्सेस स्पीड है। जैसे देखो ना, यहां पे तो स्पीड वर्सेस टॉर्क था। ठीक है, स्पीड वर्सेस टॉर्क है तो नहीं चलेगा मेरे भाई, टॉर्क वर्सेस स्पीड है तो डायरेक्टली आप स्लोप देख के कर सकते हो। और यहां पे जब स्लोप कंसीडर करोगे ना, विद साइन कंसीडर करना, विद साइन। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है ये दिखाता हूं, बहुत सिंपल है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है इनमें से कौन से ऑपरेटिंग पॉइंट्स स्टेबल हैं, कौन से बेटा ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं। कम ऑन क्विकली टेल मी एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ मेरे भाई। जल्दी से बताओ कौन से ऑपरेटिंग पॉइंट हैं जो कि स्टेबल हैं। देखो अगर ध्यान से देखोगे, ग्राफ है टॉर्क और स्पीड का, टॉर्क और स्पीड का, तो आप डायरेक्टली स्लोप से निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहां पे टेंजेंट बनाया, यहां पे टेंजेंट बनाया, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से ज्यादा ही है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से ज्यादा ही है, जिसका मतलब है डी टी एल बाई डी एन इज ग्रेटर देन डी टी ई बाई डी एन। तो भैया ये तो हो गया स्टेबल, ये तो हो गया स्टेबल। अब इधर देखो, टीई का स्लोप टीएल से ज्यादा है, टीई का स्लोप यहां टीएल से ज्यादा है, तो ये हो गया भैया अनस्टेबल। इधर देखो, टीएल का ग्राफ वर्टिकली जा रहा है और टीई का ऐसे जा रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, वर्टिकल वाले का स्लोप इनफाइनाइट होता है, तो यहां टीएल का स्लोप ज्यादा है टीई से। ठीक है, इधर देखो टीई का ऐसे है, टीएल का ऐसे है,
टीएल का कम नेगेटिव है, dTL/dN इज ग्रेटर देन dTE/dN। कम नेगेटिव होने का मतलब बड़ा ही तो हुआ, बड़ा ही तो हुआ, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। तो बेटा जब कोई वैल्यू कम नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो वैल्यू बड़ी कहलाएगी। अगला ट्राई करो फिर से, अगला ट्राई करो भाई फिर से। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से यार, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है अपने पास बच्चों, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर निकालो। क्या आ रहा है, ए स्टेबल बी अनस्टेबल। चलो देख लेते हैं। देखो ये वाला ग्राफ तो सॉलिड वाला जो ग्राफ है वो किसका दिया है, मोटर का है, डॉटेड वाला लोड का है। यहां देखो लोड का स्लोप ज्यादा है मोटर से, ठीक है, और यहां मोटर का स्लोप ज्यादा है लोड से। तो A इज स्टेबल, B इज अनस्टेबल, A इज स्टेबल, B इज अनस्टेबल। बिल्कुल सही सॉल्व किया है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है मेरे भाई। चलो अब आते हैं इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग पे। आप सब लोग जानते होंगे कि सर दो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एक नो लोड टेस्ट और एक ब्लॉक्ड रोटर। तो उसी पे आते हैं। अब देखो नो लोड टेस्ट के अंदर क्या होता है, इंडक्शन मशीन को रेटेड स्पीड और रेटेड वोल्टेज पे चलाया जाता है। इंडक्शन मशीन इज रन एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। अब इसके अंदर, ठीक है, तो बेसिकली रेटेड फ्रीक्वेंसी है और रेटेड वोल्टेज है। यहां क्या क्या मेजर करोगे, अप्लाइड वोल्टेज मेजर करोगे, करंट मेजर करोगे और पावर मेजर करोगे। तीन चीजें, वोल्टेज, करंट एंड पावर। और इसका यूज क्या है, यहां से शंट ब्रांच पैरामीटर निकाले जाते हैं, कांस्टेंट लॉस यानी फ्रिक्शन विंडेज और कोर लॉस, और कांस्टेंट लॉस को सेपरेट करते हैं मैकेनिकल और कोर लॉस में। वी सेपरेट देम इनटू मैकेनिकल एंड कोर लॉस। तो देखो क्या होता है यार, नो लोड पे, देखो मैं आपको बताता हूं नो लोड पे क्या होता है। नो लोड जब मोटर पे कोई लोड नहीं लगा होता ना, मोटर बहुत तेज भागती है अप्रोक्सीमेटली ns पे, तो स्लिप इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो इस वजह से R2 डैश बाय S टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब है ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट। तो इसीलिए ना ये ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट जैसा होता है। अब इसके अंदर यार देखो नो लोड पे जो पावर आएगी ना आपकी यार, नो लोड पे जो पावर आती है ये तीन चीजों से बनती है। एक तो नो लोड पे स्टेटर कॉपर लॉस। अब ये मत कहना सर इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करते मेरे भाई, क्योंकि यहां नो लोड करंट इज वेरी हाई। समझ गए मेरे भाई, नो लोड करंट इज हाई, तो नो लोड कॉपर लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यार ये जो R1 रेजिस्टेंस है ना, ये आपका एमीटर वोल्टमीटर मेथड से आ जाता है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड से आ जाता है। तो हम ये कह देते हैं कि यहां से आपके पास नो लोड लॉस हो गए, या ये कह दो कांस्टेंट लॉस, ये आ गया, ये कांस्टेंट लॉस है। ठीक है, दिस विल गिव यू द कांस्टेंट लॉस। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो क्या करते हैं ना, इक्विवेलेंट सर्किट में इग्नोर आरसी। क्यों भाई, क्योंकि IW इज मच लेस देन I म्यू।
आरसी को इग्नोर कर दो। अब आप जब करोगे ना वी एन एल बाय आई एन एल, तो ये आती है इम्पीडेंस एट नो लोड विच इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो यहां से ना आप x1 प्लस XM निकाल सकते हो, तो ये आपको मिल जाता है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये बोला था कि ये जो कांस्टेंट लॉस हैं इसे कोर प्लस फ्रिक्शन विंडेज में ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हो। करना क्या होता है ना यार, आपको ना ये जो कांस्टेंट लॉस है इसका ग्राफ बनाना होता है वोल्टेज के अगेंस्ट। अब ये जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसे आता है। तो ये जो इंटरसेप्ट होता है दिस इज फ्रिक्शन प्लस विंडेज, और ये जो ऊपर की वैल्यू होती है दिस इज कोर लॉस। ठीक है, दिस इज कोर लॉस। और ये ग्राफ हम कब बनाते हैं, जब V बाय एफ को कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। समझ आ गया? इस टाइप से बेटा आप ब्रेक कर लोगे, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो ना, यहां पे चाहो तो F कांस्टेंट रख लो। हाँ वैसे बेटर ये रहेगा V बाय एफ की जगह ना आप F कांस्टेंट रख लो। तो आपका जो कोर लॉस है ना वो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, वोल्टेज स्क्वायर के, इसीलिए कोर लॉस पैराबोलिक जा रहा है। तो फ्रिक्शन विंडेज तो इसका इंटरसेप्ट हो गया, ऊपर का जो पैराबोलिक पार्ट है दैट इज द कोर लॉस। अब आते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट पे। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में क्या करते हैं ना, रोटर को एकदम रोक लेते हैं, ऐसे पकड़ के खड़े हो गए, घूमने ही नहीं देंगे। तो ऐसा करते हैं, लेकिन पुली और बेल्ट के अरेंजमेंट से चलती मोटर का रोटर नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, इससे क्या होता है, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर निकलते हैं R1 R2 X1 X2। यहां पे रेटेड फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं, लेकिन रेटेड से कम वोल्टेज पे। ये ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह है, इसीलिए यहां रेटेड से कम वोल्टेज अप्लाई की जाएगी। आगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के अंदर वोल्टेज कम है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो V बाय एफ इज लो, तो फ्लक्स इज लो, तो आयरन लॉस इज इग्नोर्ड, आयरन लॉस इज इग्नोर्ड। तो बेटा यहां सर्किट कैसा बनता है, ऐसा बनता है R01 और X01। तो हम क्या कहते हैं, Z01 इज VBR ओवर IBR, फिर R01 इज बेसिकली PBR बाय 3 टाइम्स IBR स्क्वायर। अब ट्रांसफॉर्मर की तरह ना आधा आधा मत बांटना, आप क्या बोलोगे, R2 डैश इज RBR माइनस R1 या R01 माइनस R1। समझ गए? R1 तो अभी मैंने बताया ना, जैसे सिंक्रोनस में सिखाया था, वोल्टमीटर एमीटर मेथड से निकल आता है, वोल्टमीटर एमीटर वाले मेथड से। अब आप X01 निकाल दोगे, अंडर रूट Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर, और फिर आप क्या करोगे, X1 और X2 डैश बराबर बराबर मान लोगे। अब देखो यार, यहां से ना आपका X नो लोड आ गया था, ये X नो लोड आ गया था ना, तो एक बार आप X1 निकाल लोगे ना तो XM भी निकाल सकते हो। समझ गए? X1 अगर आ गया, यहां से X1 अगर आ गया तो आप डायरेक्टली कह सकते हो XM इज X नो लोड माइनस X1। तो ऐसे सीरीज और शंट ब्रांच के पैरामीटर निकाल दिए जाते हैं। समझ गए? चलो इस पे क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, द ब्लॉक्ड रोटर करंट इन अ 3-phase स्टार कनेक्टेड 15 किलोवाट 4-pole इंडक्शन मोटर एट रेटेड कंडीशन इज 50 एम्पियर। हमें बताना है कितना होगा ब्लॉक्ड रोटर करंट अगर मोटर में 236 वोल्ट 57 हर्ट्ज सप्लाई हम लोग लगाते हैं। पहले कितना था, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, अब है 236 वोल्ट और 57 हर्ट्ज। जल्दी से बताओ, बहुत इजी है ये, अप्रोक्सीमेट पूछा है, इस बात पे ध्यान देना।
और मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रखी है कि कब रेजिस्टेंस डोमिनेट करता है और कब बेटा रिएक्टेंस। बस तो फिर बना दो, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। हिंट दे दिया है, पूरा पूरा हिंट मैंने आपको दे दिया है, खत्म कर दो। मुरली सर कौन है, मुझे क्या पता मेरे भाई। अजब गजब सवाल पूछते हो। इंडक्शन चल रही है, इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। अलग टैलेंट है तुम लोगों में। चलो भाई, कम ऑन एवरीवन। देखो यार, ब्लॉक्ड रोटर करंट क्या होता है, V बाय अंडर रूट R01 स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्लिप तो 1 होती है ना, यहां पे बेटा स्लिप तो 1 है ना। क्यों 1 है सर, क्योंकि NR 0 है। इसीलिए जो ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन है ना, इट इज सिमिलर टू स्टार्टिंग। ठीक है। अब यार यहां पे आपका R01 V बाय X01, तो IBR इज प्रपोर्शनल टू V बाय F। F1 कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, निकाला किसी ने? तुम लोग क्यों निकालोगे, सुस्ती दिखाते हो। 45। बस एक लड़के ने आंसर निकाला है, ठीक है, शशांक ने। चलो अगला ट्राई करो भाई। लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से बना दो। A 10 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर ड्रॉज 20 एम्पियर एट फुल लोड। नो लोड और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट गिवन है। आपको कॉपर लॉस इग्नोर करना है नो लोड टेस्ट में, कोर लॉस इग्नोर करना है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में। एस्टिमेट द मोटर्स फुल लोड एफिशिएंसी, मोटर की फुल लोड एफिशिएंसी बता दो। चलो जल्दी से बता दो मेरे भाई। क्या आ रहा है, आया किसी का आंसर? देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं दिया, तो एफिशिएंसी ऐसे निकाल दो ना सीधे। एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। एक मेथड से आपके पास आ गए कांस्टेंट लॉस, एक से आ गए वेरिएबल लॉस। लो भाई कुछ भी नहीं है, डी। ठीक है, अगर ये स्पीड वगैरह हमें दे देता, अगर ये स्पीड हमें दे देता, एक सेकेंड, इसमें ये दिया है ना, इट ड्रॉस 20 एम्पियर ऑन फुल लोड। लेकिन ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में, अच्छा एक गलती है, हाँ यहां पे एक गलती हो गई हमसे कि जब हम कॉपर लॉस निकालेंगे तो हमें कॉपर लॉस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कॉपर लॉस एट फुल लोड विल बी 1354.66, तो वो चीज यहां पे डलेगी। इसीलिए उसने फुल लोड वाला करंट दे रखा है।
बट चालाकी देख रहे हो, जो बच्चा नहीं करेगा उसके लिए भी ऑप्शन है। हाँ, तो 80.93। तो बेटा यहां आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आंसर आ गया बी। क्लियर है? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.